हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। तो आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 होगा और इस क्लास में आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीपीसीएल TG2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है तो आप सभी के लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा क्लास आप लोग लास्ट तक जरूर करें, ठीक है। और आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी एक बार क्लास को भाई शेयर कर देना ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो सभी साथी क्लास को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है डैश का प्रयोग करने से ईमेल एड्रेस याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि निम्न में किसका प्रयोग करने से ईमेल एड्रेस याद करने की आवश्यकता नहीं रहती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, आप सभी को जवाब करना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। और सभी बच्चे जो भी लाइव क्लास को ले रहे हैं, आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका रिजल्ट अच्छा होगा। तो आप सभी मेहनत से अपनी पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको आप नोट डाउन जरूर कर लिया करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आपको जवाब करना है। तो देखना, एड्रेस बुक का प्रयोग करने से ईमेल एड्रेस को याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एड्रेस बुक यानी कि वहां पर आपको सारे जो मेल आईडी हैं उनको आपको रिकॉर्ड कर लेना है। वहां पर आपको सभी आईडी को वहां पर सेव कर लेना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एड्रेस बुक का उपयोग करते हैं ताकि हमें किसी का ईमेल एड्रेस याद करने की आवश्यकता ना हो, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेल के विषय में बताता है। मेल के विषय में बताता है, पहला ऑप्शन है CC, BCC, टू या सब्जेक्ट। अब इसमें क्या ढूंढना है कि कौन सा मेल के विषय में बताता है। जो आपने ईमेल किया है उसके विषय के बारे में कौन बताता है कि भाई मेल जो हमें रिसीव हुआ है या जो मेल आप किसी को भेज रहे हैं वो आखिर किस टॉपिक पर है, उसका टॉपिक क्या है। तो कौन बताता है, ये सब्जेक्ट बताता है ना। किसी मेल का जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट क्या बताता है कि जो मेल आपने किसी भी व्यक्ति को भेजा है या आपके पास किसी ने मेल भेजा है उसका सब्जेक्ट देख करके ही आप पता लगा सकते हैं कि ये जो मेल आया है वो किस टॉपिक पर है, किस विषय से संबंधित है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया जहां सभी मेल स्टोर होती हैं उसे डैश कहते हैं। यानी कि ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया जहां पर सारी मेल आपकी क्या होती हैं, स्टोर होती हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं। देखिए ध्यान से आप लोग आंसर करना। यहां पर बात की गई है सभी मेल की। ईमेल अकाउंट का स्टोरेज एरिया जहां सभी मेल स्टोर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स या एड्रेस बुक। तो ध्यान रखना है, उसे कहते हैं मेल बॉक्स। यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेल बॉक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, ईमेल का पहला भाग डैश को बताता है। ईमेल का जो पहला भाग होता है वो किसे बताता है, डोमेन नेम, यूजर नेम, ISP या निवास का पता। तो आपने देखा होगा जो भी ईमेल आईडी होता है उसमें 2 भाग होते हैं, है ना। और एक भाग आपका होता है यूजर नेम का और दूसरा भाग होता है आपका डोमेन नेम का। तो इसमें पूछा है जो पहला वाला भाग होता है, यानी कि जो पहला भाग होता है वो क्या हो जाएगा, आपका यूजर नेम हो जाएगा। फर्स्ट जो भाग होता है वो आपका यूजर नेम होता है और जो लास्ट वाला होता है वो आपका डोमेन नेम होता है ना। जब आप कोई भी अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग एक यूजर नेम सेट करते हैं, है ना। आप अपने हिसाब से एक यूजर नेम बनाते हैं। उसके बाद में जिस आप डोमेन पर बना रहे हैं, मीन्स जिस वेबसाइट पर आप बना रहे हैं, जो आपको ईमेल अकाउंट बनाने की परमिशन देता है, जो इसकी सुविधा देता है, आप जैसे कि जीमेल पर जा सकते हैं, आप याहू पर जा सकते हैं, आप हॉटमेल पर जा सकते हैं, रेडिफ मेल पर जा सकते हैं। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आप अपना ईमेल बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो @ का सिंबल होता है, जस्ट इसके बाद में जो पार्ट होता है वो आपका डोमेन नेम होता है।
और इससे पहले का जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, यूजर नेम होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपने देखा होगा किसी किसी के मेल में क्या होता है, जैसे xyz@, उसके बाद में gmail.com, या फिर कई बार होता है @ के बाद में yahoo.com, किसी किसी के में आपने देखा होगा कि rediffmail.com। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग ये कंपनियां हैं जो आपको सर्विस प्रदान करती हैं, ईमेल बनाने की सुविधा आपको देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला वाला पार्ट हो जाएगा वो आपका यूजर नेम हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है। अब यहां पर क्या पूछा है, कौन सा ईमेल क्लाइंट है, आउटलुक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप है, या कोई नहीं है। तो यहां पर हो जाएगा आउटलुक। ठीक है, आउटलुक एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या है, एक ईमेल क्लाइंट है। तो यहां पर ऑप्शन पहला आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए डैश बटन को क्लिक करें। जब आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप डैश बटन पर क्लिक करें, मीन्स फॉरवर्ड पर क्लिक करना है, सेंड, रिप्लाई, डिलीट, कहां पर आप क्लिक करेंगे तब आप किसी को मेल कर सकते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन आपको मिले तो ये क्वेश्चन डिपेंड करते हैं उनके ऑप्शन पर, है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के ऑप्शन क्या है, उन ऑप्शन में से आपको एक अपना सही जवाब छांटना पड़ता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन किस प्रकार से हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है, ईमेल भेजने के लिए डैश बटन को क्लिक करेंगे, तो किस बटन को क्लिक करेंगे, आप सेंड बटन को क्लिक करेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, जब हम ईमेल भेजना चाहते हैं तो हमें सेंड बटन पर क्लिक करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग चयन कर पाएंगे कि आपका जवाब कौन सा करेक्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पर क्या पूछा है, ईमेल भेजने और प्राप्त ईमेल को पढ़ने के लिए अपने अकाउंट में डैश करें, साइन आउट, लॉगिन, सर्च या सॉर्ट। तो अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं या फिर जो प्राप्त ईमेल है उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट में क्या करेंगे, साइन इन करेंगे या साइन आउट करेंगे या सर्च या फिर सॉर्ट करेंगे। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर बताइए। यहां पर क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आप लॉगिन करेंगे। क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जब आप ईमेल किसी को भेजना चाहते हैं या फिर आपको मेल आया है उस मेल को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मोस्टली क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हम लोग अपने मोबाइल डिवाइसेज पर ईमेल लॉगिन करते हैं तो वो ऑलरेडी लॉगिन रहता है, हम उसको जब चाहें तब एक्सेस कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो वी बनेगा कि हम उसको लॉगिन करेंगे तभी आप मेल कर पाएंगे या मेल को जो रिसीव मेल हुआ है उसको आप पढ़ पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। प्राप्त मेल को किसी दूसरे को भेजने के लिए डैश पर क्लिक करेंगे। अगर मान लिया कि आपके पास कोई मेल रिसीव हुआ है और आप उस मेल को आप किसी और व्यक्ति को भेजना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे उसको, या फिर रिप्लाई ऑल कर देंगे, या फॉरवर्ड, या फिर सेंड करेंगे। जब हमें किसी के द्वारा मेल भेजा जाता है और हम उसी मेल को अगर हम उसी मेल को चाहें कि अब किसी थर्ड व्यक्ति को भेजें, थर्ड पर्सन को भेजें, तब हम उसको क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो ऐसा जब क्वेश्चन आए कि आपको मेल एक प्राप्त हुआ है, प्राप्त मेल को किसी दूसरे को अगर भेजना है तब हम उस मेल को क्या करेंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड करने से वो मेल आपका किसी और व्यक्ति के पास चला जाएगा जहां आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। फॉरवर्ड करेंगे, उस व्यक्ति का मेल एड्रेस डालेंगे और आप सेंड कर देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निजी सूचना का प्रारूप जो ईमेल में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब आपको किसी कंपनी से मेल आता है ना, तो या किसी इंस्टीट्यूट से मेल आता है तो आपने देखा होगा कि उस मेल के लास्ट में, उस मेल के नीचे एक स्पेशल सूचना होती है उसके बारे में, तो उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, सिग्नेचर होता है। आप इसको सेट कर सकते हैं जब आप चाहें कि आप किसी को भी मेल करें तो जो मेल में आपने लिखा है वो आपका टेक्स्ट, जो डॉक्यूमेंट, जो भी अटैचमेंट आपने किया है वो सब जाएगा। साथ साथ वहां पर सबसे नीचे आप देखेंगे तो सिग्नेचर भी होगा। सिग्नेचर में क्या होता है, आपकी कुछ डिटेल होती है जो आप फिल करते हैं कि आपने मेल कहाँ से, कई बार आपने देखा होगा थैंक्स लिखा होता है। ठीक है, थैंक्स लिखा होता है, उसके बाद में कंपनी का नीचे एड्रेस वगैरह पड़ा होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये सिग्नेचर में लिखा जाता है। और जब भी आप किसी भी व्यक्ति को मेल करते हैं तो जो भी आप मेल में भेजना चाहते हैं वो भेजेंगे, उसके साथ साथ ये लास्ट में थैंक्स वाला जो ऑप्शन होता है, जो सिग्नेचर का एक ऑप्शन होता है, तो ये जो मैटर होता है, ये जो टेक्स्ट होता है, ये साथ में उसके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप कह सकते हैं कि जो निजी सूचना का प्रारूप होता है जो ईमेल में जोड़ा जाता है उसे हम सिग्नेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट तो नहीं होता है, लेकिन बाद में अगर आप चाहें तो अपने मेल में इसे सेट कर सकते हैं एज ए सिग्नेचर के रूप में, और फिर आप जब किसी को मेल करते हैं तो सिग्नेचर भी आपका साथ में जाएगा, मीन्स जो भी वहां पर आपने लिखा होगा वो भी साथ में जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में कौन सा ईमेल एड्रेस सरकारी संस्था को दर्शाता है? कौन सा ईमेल एड्रेस है जो सरकारी संस्था को दर्शाता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, abc@nic.in। ये क्या है? एक ऐसा मेल है जो सरकारी संस्था को दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, abc@nic.in। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस info@xyz.com में यूजर नेम क्या है? तो यहां पर इस ईमेल आईडी में आपसे यूजर नेम पूछा है, क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, @ से पहले का जो होता है टेक्स्ट या जो आपने लिखा यहाँ पर वो होता है यूजर नेम। तो यहाँ पर हो जाएगा इन्फो आपका क्या है, एक यूजर नेम है, और जो लास्ट में आपने देखा xyz.com ये आपका एक प्रकार का डोमेन नेम है। तो एक एग्जाम्पल मेल यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, अब यहाँ पर आपसे पूछा है UHID नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो UHID नंबर का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब बताइए भाई, क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? और साथ ही जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, आप सभी क्लास को भाई लाइक कर देना। तो सभी बच्चे क्लास को एक बार लाइक जरूर कर देना, और शेयर ना किया हो अभी तक आप लोग शेयर जरूर कर देना। ठीक है, देखो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिस कहते हैं UHID। क्या होता है? यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो याद रखना है, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, निम्न में कौन सा निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदाता है? निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदाता है कौन सा है? www.yahoo.com, www.gmail.com, दोनों या नन ऑफ दीज? तो यहां पर है ऑप्शन नंबर सी, है ना। आप अगर याहू पर बनाते हैं तो भी आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, अगर आप जीमेल पर बनाते हैं अपना ईमेल अकाउंट तो भी आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। तो ये दोनों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, G2G का पूरा नाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, ट्रू है कि फॉल्स? बताइए, G2G का फुल फॉर्म यहां पर आपको ये बताना है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट करेक्ट है या नहीं करेक्ट है? तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसके उदाहरण हैं? वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कंप्यूटर संचार, टेली संचार, ब्रिज संचार या राउटर संचार? तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कंप्यूटर संचार। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल संदेश इस रूप में प्रेषित किए जाते हैं। अब किस रूप में प्रेषित होते हैं ईमेल संदेश? पैकेट, वर्ड्स, फ्रेगमेंट या डेटाग्राम? तो ईमेल संदेश किस रूप में प्रेषित किए जाते हैं ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ध्यान रखना है, ईमेल संदेश पैकेट के रूप में प्रेषित किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप में एन का पूरा नाम क्या होता है? और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार में लगभग आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हर बार में आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। तो यहां पर पूछा है, उमंग ऐप में एन का पूरा नाम क्या होता है? न्यू होता है, नाउ होता है, न्यू एज या नन होता है? तो यहां पर हो जाएगा सी, ध्यान रखना है, न्यू एज होता है। उमंग ऐप में एन का मतलब होता है न्यू एज, और इसका पूरा नाम क्या होता है? तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, तो एन फॉर न्यू एज हो जाएगा सी ऑप्शन। आप लोग अच्छे से इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन पूछा है, इंटरनेट द्वारा कई उपयोगकर्ताओं और सिस्टम के बीच फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स के शेयरिंग, प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? इंटरनेट द्वारा कई उपयोगकर्ताओं और सिस्टम के बीच फाइल्स और डॉक्यूमेंट के शेयरिंग, प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट को कहते हैं। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर है ऑनलाइन कोलैबोरेशन। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहां पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? आधार कार्ड जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? UIDAI के द्वारा, RBI, नन ऑफ दीज, बोथ A एंड B?
तो जो आधार कार्ड होता है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? UIDAI के द्वारा जारी किया गया है। ध्यान रखना है, UIDAI के द्वारा आधार कार्ड जारी किया गया है। ठीक है, और कई बार आपसे पूछेंगे UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप एक दोस्त के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे? अगर आप एक दोस्त के साथ तत्काल वास्तविक संचार करना चाहते हैं तब आप किसका इस्तेमाल करते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग का, ईमेल का, यूजनेट या ब्लॉग का? तो अगर आप किसी से तत्काल ऑनलाइन संचार करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज करेंगे, है ना। जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, जैसे आपका इंस्टाग्राम मैसेंजर हो गया, तो इस प्रकार से आप ऐसे मैसेंजर ऐप का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका तात्कालिक संचार होता है। आपने किसी को कुछ टेक्स्ट लिखा, किसी ने जस्ट उसी समय आपको रिप्लाई किया, तो इसे कहते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी कि तात्कालिक वहां पर आपका संचार होता है। जैसे मान लिया कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को ईमेल करते हैं, है ना, और किसी व्यक्ति को आप ईमेल करते हैं, उसमें आप लिखते हैं गुड मॉर्निंग। अब उस ईमेल में आपने क्या लिखा? गुड मॉर्निंग लिखा, तो इसका रिप्लाई आपको हो सकता है कि जस्ट टाइम पर ना मिले, है ना, रियल टाइम में आपको इसका रिप्लाई ना मिले, क्योंकि इसका रिप्लाई काफ़ी समय के बाद जब कोई भी व्यक्ति अपना मेल चेक करेगा और तब वो रिप्लाई करेगा, है ना। तो यहाँ पर ये इंस्टेंट मैसेजिंग का एक एग्जांपल नहीं है, ये वास्तविक संचार का एक एग्जांपल नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को व्हाट्सएप करते हैं, किसी को मैसेंजर पर मैसेज करते हैं और वहाँ पर आप गुड मॉर्निंग लिखते हैं, तो आपको उसी समय रियल टाइम में क्या होता है? रिप्लाई मिलता है। तो जब रियल टाइम में हम वार्तालाप करते हैं ऑनलाइन, तो किसके माध्यम से करते हैं? तो वो आप किसी न किसी ऐसे एक चैट ऐप के माध्यम से करते होंगे। ठीक है, जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, या फिर आप इंस्टाग्राम मैसेंजर यूज कर सकते हैं, या फिर आपका फेसबुक मैसेंजर हो गया। तो इन सभी को हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आपका तात्कालिक संचार होता है उसको हम इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल और आपसे बन सकता है, जैसे आपसे पूछेंगे कि फेसबुक मैसेंजर किस प्रकार का उदाहरण है, तो फेसबुक मैसेंजर भी इंस्टेंट मैसेजिंग के अंदर आता है, व्हाट्सएप भी आता है ना, इंस्टाग्राम मैसेंजर भी आता है। तो हमने आपको एक सिंपल सी बात बता दी कि जहां पर आपका रिप्लाई जस्ट टाइम में हो, ठीक है, तो वहां पर इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मान लिया आपने किसी भी व्यक्ति को व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग लिखा और उस व्यक्ति ने आपको जस्ट टाइम पर रिप्लाई नहीं किया, तो आप समझेंगे कि नहीं, ये तो इंस्टेंट मैसेजिंग है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है, ओवरऑल देखा जाता है कि व्हाट्सएप है और या फिर आपका फेसबुक मैसेंजर है, इन सभी का काम क्या होता है कि ये आपको रियल टाइम में संचार कराते हैं, यानी कि जब आप किसी को कुछ मैसेज करते हैं तो जस्ट टाइम आपको रिप्लाई मिलता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है ईमेल है। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से संबंधित मेल है। संचार नेटवर्क पर पत्र, संदेश और मेमो का लेन देन है। कंप्यूटर के भीतर संदेशों का लेन देन करना है, या इसमें से कोई नहीं? तो ईमेल क्या है? इसका वैसे फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ना। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। आपने देखा होगा बहुत समय पहले जब आप किसी को कोई चिट्ठी लिखते थे तो उस चिट्ठी को हमें डाकघर में ले जाकर के डालना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस में जाते थे और वहां से फिर वो चिट्ठी किसी के यहाँ जाती थी, है ना। आजकल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल का जमाना आ गया। अब अगर हमें किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट भी भेजना है तो हम क्या करते हैं? अपनी ईमेल आईडी से उस डॉक्यूमेंट को हम अटैच करते हैं, यानी कि पहले उसको स्कैन करते हैं, फिर उसको अटैच करते हैं, और अटैच करने के बाद हम किसी दूसरे व्यक्ति के ईमेल आईडी का एड्रेस डाल करके उसको हम सेंड कर सकते हैं। तो वो जस्ट टाइम में हमारा ईमेल किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है ना। तो ये भी एक प्रकार से हमारा मेल हो गया, मतलब एक प्रकार से हमारा जो पहले हम चिट्ठी भेजा करते थे किसी को, तो उस प्रकार से चिट्ठी भेजने का काम हो गया, लेकिन अब ये ऑनलाइन हो गया, ये इंटरनेट के माध्यम से हो गया। ठीक है, तो दूसरा यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है? तो आपका यहां पर बी हो जाएगा। संचार नेटवर्क पर पत्र, संदेश और मेमो का लेन देन, ये क्या है? आपका ईमेल कहलाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रोटोकॉल में से कौन सा सिर्फ ईमेल भेजने के लिए ही प्रयोग किया जाता है? अब निम्न प्रोटोकॉल जो यहां पर प्रोटोकॉल दिए गए हैं उनमें से कौन सा केवल ईमेल को भेजने के लिए इस्तेमाल होता है? IMAP, POP3, SMTP या HTTP?
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है QSAM सेवा का लाभ मोबाइल फोन से डैश दबाकर लिया जा सकता है, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। QSAM सर्विस का लाभ मोबाइल फोन से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए कौन सा USSD कोड इस्तेमाल करते हैं? तो ध्यान रखना है *99*99# होता है QSAM सर्विस का लाभ लेने के लिए एक USSD कोड। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है फेसबुक खोजकर्ता कौन है, या फेसबुक की खोज किसने की है। आप सभी फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, आप सभी को पता भी होगा कि फेसबुक के खोजकर्ता कौन है। यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट। इंटरनेट पर सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग इनमें से कौन सी है? जो ऑप्शन आपके सामने है इनमें से इंटरनेट पर सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग कौन सी है, बताइए। तो यहां पर हो जाएगा फेसबुक, ऑप्शन नंबर बी। फेसबुक क्या है? इंटरनेट पर सबसे प्रचलित सोशल नेटवर्किंग साइट है। इंस्टाग्राम एक प्रकार का डैश है, ई कॉमर्स है, सोशल साइट, एजुकेशनल साइट है, या नन ऑफ दीज। तो इंस्टाग्राम एक प्रकार की किस प्रकार की साइट है? तो इंस्टाग्राम एक प्रकार की आपकी सोशल साइट है जहां पर हम लोग फोटो शेयर कर सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं फोटो शेयरिंग भी साइट है ना। तो यहां पर जो ऑप्शन है उसमें है सोशल साइट, तो आपका जवाब होगा इंस्टाग्राम एक प्रकार की सोशल साइट है। अब पूछा है इनमें से किसको सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट करना सुरक्षित है? आपकी लोकेशन, आपका जन्मदिन, उपनाम, आपके मित्रों के साथ आपकी तस्वीर। तो इनमें से किसको सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट करना सुरक्षित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपनाम, ठीक है, यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनाम। सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट करना क्या सुरक्षित है? आप अपना उपनाम पोस्ट कर सकते हैं, आपकी लोकेशन, आपका जन्मदिन, आपके मित्रों के साथ आपकी तस्वीर, ये सब पोस्ट करना सुरक्षित नहीं माना जाता है। तो ध्यान रखना है, सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। किस प्रकार के लोग आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दिखाई देते हैं? किस प्रकार के लोग आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दिखाई देते हैं? म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन, क्रिमिनल्स, या ऑल ऑफ दीज। तो सभी प्रकार के लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पर हैं, यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज का। अगला क्वेश्चन है NEGP कब लॉन्च किया गया? आपको बताना है NEGP कब लॉन्च किया गया, बताइए। करेक्ट आंसर यहां पर करना है कमेंट बॉक्स में, राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आप सभी लोग भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आप सभी को क्लास अच्छे लगते हो तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कर देना। और इस पूरी सीरीज को जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उनके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप इन सभी क्लास को देख सकते हैं जो भी अभी तक कराए गए हैं, और ये सारे क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन सभी को जरूर देख लेना, ठीक है। आपसे पूछा है NEGP कब लॉन्च किया गया, तो आपको डेट बतानी है, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, 18 मई 2006 को। 18 मई 2006 को ध्यान रखना है, ठीक है। और NEGP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जिसको लॉन्च किया गया 18 मई 2006 को। अगला क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? सोशल नेटवर्किंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो यहां पर हो जाएगा आपका 1954 में, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा। और आज की क्लास बस यहीं तक, उम्मीद करता हूं क्लास सभी को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक शेयर जरूर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। और आप सभी को बता दें अगर आप SSC एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.ccbyfirst.com पर विजिट कर सकते हैं। यहां पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी पढ़ सकते हैं, और यहां से इंपॉर्टेंट आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।